अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 49वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 39वां सबक। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सिफत की बहस शुरू की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो तीसरी किस्म है एडजेक्टिव, उसकी बहस शुरू की थी। उसके आधे जो तकसीम थी, आधे यानी कि 8 किस्में होती हैं, तो 4 हमने मुकम्मल कर लिया है और 4 किस्में बच गई थी। तो उन चारों को आज के सबक में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है, ये वीडियो बहुत अहम है और काफ़ी अहम चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का तीसरा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन खत्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल 2 हिस्से, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके जरिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 2 किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही 2 हिस्से हैं, ये देख सकते हैं। तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपए में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 39, सबक नंबर 39, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स पार्ट 2, सिफत और उसके अक़साम का बयान। तो जैसा कि तमहीद में आपने सुन ही लिया है कि हमने सिफत की बहस शुरू की थी, उसको मुकम्मल किया। आधे उनके मुकम्मल हो गए हैं और आधे बचे हुए, यानी 4 किस्में सिफत की मुकम्मल हो गई हैं। तो आज के सबक में, इस वीडियो में हम बकिया जो 4 किस्में हैं उनको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। 5वां है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि सिफत इशारी। समझते हैं इसको क्या है। जो एडजेक्टिव यानी जो सिफत किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे, किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे, उसको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव तो है लेकिन वो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो किसी चीज की तरफ या किसी शख्स की तरफ। जैसे दिस पेन इज गुड, ये कलम अच्छा है। दैट बॉय इज वाइज, वो लड़का अक्लमंद है। दीज बुक्स आर कॉस्टली, ये किताबें कीमती हैं या महंगी हैं। दोज मैंगोज आर स्वीट, वो आम मीठे हैं। आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ों से नफरत है, यानी कि पसंद नहीं है। अब इन मिसालों में देखिए, ये जो दिस का लफ्ज़ है, यहाँ भी दैट का लफ्ज़, यहाँ दीज, यहाँ दोज और यहाँ सच, ये सारे अल्फाज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हैं, यानी कि सिफतें इशारे के हैं। क्योंकि ये किसी न किसी की जानिब जो है इशारा करने के लिए, देखिए ऊपर जो है पेन जो चीज़ है, बॉय आदमी है, लड़का, बुक चीज़ है, मैंगो चीज़ है और थिंग चीज़ है। तो इंसान यानी शख्स या फिर चीज़ की जानिब इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाए उसको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिफतें इशारे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हुई। अभी आपने इससे पहले प्रोनाउन की बहस में बताया था कि दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल इशारा करने के लिए हुआ है, लिहाजा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी वहां पे इन अल्फाज को प्रोनाउन बताया गया था। और अब आप कह रहे हैं कि भाई ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि सिफत इशारी है। तो एक ही चीज प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ऐसा कैसे? तो यहाँ पर याद रखें कि इनके दरमियान थोड़ा फर्क है। तो उस फर्क को समझ लेते हैं तो मसला जो है क्लियर हो जाएगा। माना तकरीबन एक ही जैसा है और इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है बस। तो डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, यानी कि ज़मीर इशारी और सिफत इशारी में फ़र्क। तो अगर दिस, दैट, दीज, दोज, सच इस तरह के अल्फाज के फ़ौरन बाद कोई नाउन हो, यानी ये अल्फाज आए और इनके साथ जो है फ़ौरन कोई नाउन यानी कोई इस्म हो, यानी कोई एक लफ्ज़ लगा हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो या लिंकिंग वर्ब ना हो, फ़ौरन कोई एक नाउन हो,
तो ये अल्फाज उस सूरत में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, सिफत इशारी होंगे। और अगर नाउन यानी इस्म ना हो फौरन, बल्कि कोई हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब हो, तो ये अल्फाज फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि ज़मीर इशारी कहलाएंगे। तो बस जगह का फ़र्क है कि अगर फ़ौरन कोई नाउन हो तो नाम बदल करके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, फ़ौरन कोई नाउन ना हो साथ में जुड़ा हुआ तो नाम हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मिसालों समझते हैं। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की मिसाल लेते हैं जिसमें फ़ौरन कोई नाउन हो साथ में। जैसे दिस पेन इज गुड, ये कलम अच्छा है। देखिए दिस के साथ इसमें फ़ौरन पेन का लफ्ज़ है, उसके बाद हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब आया है। इसी तरह दैट बॉय इज वाइज, इसमें भी देखिए दैट के साथ फौरन बॉय आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, तो कोई नाउन आया, वो लड़का अक्लमंद है। अगली मिसाल है दीज बुक्स आर कॉस्टली, ये किताबें कीमती या महंगी हैं। तो यहाँ भी देखिए दीज के साथ फौरन बुक्स का लफ्ज आया है, नाउन फौरन आया है साथ में, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आया है। तो चूंकि ये दिस दैट दीज दोज के जो अल्फाज हैं इनके साथ फौरन कोई नाउन आया है, लिहाजा इस सूरत में यहाँ पे ग्रामर के एतबार से ये अल्फाज आपके हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि सिफत इशारी। अब अगली मिसाल देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, ज़मीर इशारे की, ये क्या है। तो दिस इज अ गुड पेन, ये एक अच्छा कलम है। यहाँ देखिए दिस आया है लेकिन दिस के फौरन बाद कोई नाउन नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ऊपर में था फौरन, तो यहाँ पे नहीं है बल्कि नाउन आगे है। तो दिस इज अ गुड पेन, ये एक अच्छा कलम है। इस तरह दैट इज अ वाइज बॉय, यहाँ भी देखिए दैट के फौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब है। दीज आर कॉस्टली बुक्स, ये महंगी या कीमती किताबें हैं। तो इन तमाम मिसालों में आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दिस दैट दीज, इनके फौरन बाद कोई लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आया है, कोई नाउन नहीं है, इसीलिए इनको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बस जो है यही फ़र्क है कि नाउन शुरू में आ जाए फ़ौरन तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, और अगर फ़ौरन नाउन ना आए, कोई लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो नाम बदल करके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। बस इतना फ़र्क है। अगला है छठा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सिफत इस्तिफहामी। क्या मतलब है इसका, जिस एडजेक्टिव से सवाल किया जाए उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जी एडजेक्टिव के जो अल्फाज होते हैं उनसे अगर सवाल किया जाए, कुछ पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, यानी कि सिफत इस्तिफहामी। जैसे विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा कलम है। व्हाट टाइम इज इट, कितना वक्त हो रहा है। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। तो इनके अंदर इन मिसालों में जो पहले में विच आया है, दूसरे में व्हाट आया है और तीसरे में हुज आया है, ये सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि सिफत इस्तिफहामी के अल्फाज हैं। अब यहाँ भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनके दरमियान फर्क है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, यानी इससे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आया है, तो इनमें कंफ्यूजन तो होगा। चलिए इनके दरमियान फ़र्क देख लेते हैं कि ज़मीर इस्तिफहामी और सिफत इस्तिफहामी में क्या फ़र्क है। तो अगर व्हाट, व्हिच या हुज, ये जो अल्फाज हैं, इनके फ़ौरन बाद कोई नाउन आ जाए, कोई इस्म आ जाए, तो ये अल्फाज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि सिफत इस्तिफहामी कहलाएंगे। फ़ौरन नाउन होना चाहिए, जैसे कि ऊपर में था। तो अगर फौरन कोई नाउन है तो सिफत इस्तिफहामी हो जाएगा, और अगर फौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब हो, यानी कि फौरन नाउन लग करके, सट करके, जुड़ करके ना हो, कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आए, तो फिर उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर इस्तिफहामी कहेंगे। जैसे मिसाल देखते हैं, विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा कलम है। देखिए विच के फौरन बाद पेन आया है, उसके बाद है इज, उसके बाद अगली मिसाल है व्हाट टाइम इज इट, कितना वक्त हो रहा है। यहाँ भी देखिए व्हाट टाइम, व्हाट के फौरन बाद टाइम है, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। उसके बाद है हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। तो यहाँ भी देखिए हुज के फौरन बाद बुक आया है। तो ये अल्फाज व्हिच, व्हाट, हुज यहाँ पे इन मिसालों में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि सिफत इस्तिफहामी होंगे। अब आगे देखते हैं ज़मीर इस्तिफहामी यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की मिसालें। विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। यहाँ देखिए विच के फौरन बाद कोई नाउन नहीं आया है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है।
इसी तरह व्हाट इज द टाइम, वक्त कितना हो रहा है, यहाँ भी वैसे ही है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। तो यहाँ भी देखिए हुज के फौरन बाद कोई लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, कोई नाउन नहीं है। तो फौरन चूंकि कोई नाउन नहीं है, लिहाजा उन्हीं अल्फाज को यहाँ पे नाम बदल करके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी ज़मीर इस्तिफामी कहेंगे। तो ये बस जो है अल्फाज वही होते हैं, बस थोड़ा सा जो है फ़र्क रहता है और नाम बदल देते हैं ग्रामर के हिसाब। अगला है 7वां है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि सिफत ताकीदी। ये क्या है? जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने के लिए होता है उसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें आमतौर पर किसी बात पर जोर देने और ताकीद करने के लिए दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है। एक तो है ऑन, OWN, और दूसरा है वेरी। तो ये दो अल्फाज ही जो है इसमें ताकीद के लिए, जोर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है इसलिए ये दो अल्फाज इसमें होते हैं। मिसालें देखते हैं। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। तो ऑन का लफ्ज देखिए इस्तेमाल हुआ। माइंड योर ऑन लैंग्वेज, अपनी जबान संभालो। यहाँ पे ऑन का लफ्ज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, ताकीद करने के लिए है। आई अरेंज्ड इट विथ माई ऑन एफर्ट्स, कि मैंने अपने बलबूते पर या मेहनतों से ये इंतजाम किया। इस तरह दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, तो यहाँ पर जो वेरी का लफ्ज है ये है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तर्जुमा होगा ये वही चीज है जो हमें चाहिए या हमें जो है जरूरत है, वगैरह वगैरह। ही हैज द वेरी बुक यू गेव मी, ही हैज द वेरी बुक यू गेव मी, उसके पास वही किताब है जो आपने मुझे दी थी। तो यहाँ भी वेरी का लफ्ज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, सिफत ताकीदी। आई सॉ इट विथ माई ऑन आईज, तो यहाँ पे ऑन का लफ्ज जो है सिफत ताकीदी यानी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये जितनी भी मिसालें दी गई हैं इनके अंदर देखिए दो ही अल्फाज आए हैं उस तरह के, या तो ऑन आया है, देखिए यहाँ भी ऑन, यहाँ भी ऑन, और लास्ट में भी ऑन है। बीच में देखिए वेरी का लफ्ज आया है। तो ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पर। अब आगे आखिर में देखिए एक नोट है। नोट में एक बात बताई गई है अहम कि देखिए जहां पर उर्दू में वही का माना पैदा करना हो वहां उस माना के लिए वेरी का इस्तेमाल करते हैं, और उससे पहले आम तौर पर द भी लगाते हैं। यानी कि वेरी जब भी इस्तेमाल होगा और इसका तर्जमा होता है वही, जो हम बोलते हैं ना कहीं पर जोर डालते हैं वही, तो उसके लिए वेरी का इस्तेमाल होगा और आमतौर पे उससे पहले द भी लगाएंगे। जैसे कि देखिए दिस इज द वेरी बॉय आई मेट यस्टरडे, ये तो वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। तो देखिए द वेरी यानी वेरी हो उससे पहले द का लफ्ज आएगा। दिस इज द वेरी बुक दैट खालिद हैड, ये वही किताब है जो खालिद के पास थी। तो वेरी के साथ द का भी इस्तेमाल हुआ है। तो आम तौर पे ऐसे ही होता है कि जब आपको ऐसा तर्जमा करना हो, वही जोर डालना हो और वेरी लाना चाहते हैं आप, तो द भी साथ में लाएंगे। अगला और आखिरी है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सिफत इस्तेजाबी। ये किसे कहते हैं? जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल ताज्जुब और हैरानी जाहिर करने के लिए किया जाता है। यानी अल्फाज तो एडजेक्टिव के होते हैं लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं ताज्जुब के लिए, हैरानी जाहिर करने के लिए, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे आम तौर पर इसके लिए दो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, एक तो व्हाट आता है या फिर हाउ आता है, या तो व्हाट या फिर हाउ। जैसे मिसाल देखते हैं, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या ख्याल है। अगली मिसाल है व्हाट अ फुलिशनेस, क्या हमाकत है। व्हाट अ मैनेजमेंट, क्या इंतज़ाम है। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है। हाउ क्यूट, कितना प्यारा है। तो इसमें जो व्हाट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ देखिए, या हाउ का इस्तेमाल हुआ है, ये एक तरह से जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ, सिफत इस्तेजाबी के तौर पे इस्तेमाल हुआ। वैसे तो हाउ व्हाट के बहुत सारे मकासद होते हैं लेकिन यहाँ पे इनका मकसद जो है ये सिफत इस्तेजाबी के तौर पे है, यानी है तो सिफत के अल्फाज लेकिन ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अब यहाँ पे एक नोट है। नोट ये है कि देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी कि सिफत इस्तेजाबी के आखिर में हमेशा अलामत ताज्जुब यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, इस तरह का निशान वो ज़रूर होता है, यानी कि अलिफ लिख करके नीचे एक नुक्ता होता है। तो इस तरह लगाएंगे तो उससे पता चलता है कि ये कौन सा जुमला है, ये कौन से अल्फाज हैं। अब आगे है अहम बात।
अहम बात में जो है कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, वो देखते हैं। पहला ये है कि आम तौर पर कोई भी एडजेक्टिव या तो अकेले आता है या किसी नाउन से पहले आता है, यानी कि वो अकेले जो है सिफत के तौर पे आएगा, कोई साथ में कुछ भी जुड़ा उड़ा नहीं रहेगा, या फिर किसी नाउन से पहले उसको लाया जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि नाउन से पहले आने वाला वर्ड सिफत यानी एडजेक्टिव होता है आमतौर पे। जैसे ही इज गुड, वो अच्छा है। शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, हिंदुस्तानी लोग ईमानदार होते हैं। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है। आई हैड 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम हैं। दिस पेन इज गुड, ये कलम अच्छा है। विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा कलम है। तो इन मिसालों में आप देख सकते हैं, पहले में गुड, दूसरे में ब्यूटीफुल, उसके बाद फिर अगले में गुड। इसी तरह जो है आगे है इंडियन, इसी तरह सम, फिर आगे है 2, फिर है आगे गुड, दिस भी है इसमें, इस तरह विच है यहाँ। तो ये जितने भी इस्तेमाल हुए हैं या तो अकेले हैं या फिर जो है किसी नाउन से पहले हैं। हाँ, कुछ जो है इसमें आए हैं जो सवाल के तौर पे हैं, तो वो शुरू में ही आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी नाउन से पहले लफ्ज़ नो आ जाए तो वो भी एडजेक्टिव ही कहलाएगा। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास एक भी कलम नहीं है, कोई भी कलम नहीं है। देयर इज नो मैन हियर, कि यहाँ कोई आदमी नहीं है। तो जब नो आता है तो आम तौर पे उसका तर्जमा कोई नहीं या कोई भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं से किया जाता है और इसको एडजेक्टिव यानी कि सिफत माना जाता है किसी नाउन से पहले ये आए तो ये थी सिफत की बहस जो मुकम्मल हो गई है। जितने भी अक़साम थे, किस्में थी, वो सारी आपको बता दी गई हैं। आप बस अच्छे से एक एक करके समझने की कोशिश करें। और जो फ़र्क बताया गया है यानी कि प्रोनाउन और सिफत में कहीं कहीं पे जो फ़र्क आया है कुछ किस्मों में, तो उनको भी आप अच्छे से मिसालों से देख करके समझ सकते हैं। तो आपको जो ये बारीकी है और ये जो फ़र्क है वो समझ में आ जाएगा और बात वाज़ेह हो जाएगी। तो चलिए बकिया आइंदा इंशाअल्लाह। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज मश्क व तमरीन। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झैल जुमलों का सबक में पढ़ाए गए एडजेक्टिव में से किससे ताल्लुक़ है। कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, इनका बताएं कि किससे ताल्लुक़ है। जो एडजेक्टिव की किस्में बताई गई है अभी आज के सबक में, उनमें से किसके साथ ताल्लुक़ है। तो दिस इज माई ऑन हाउस, लफ्ज़ पे गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये मेरा अपना घर है। दैट पेन इज ब्लू, वो कलम नीला है। हुज ब्रदर इज दिस, ये किसका भाई है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। विच सिटी इज फेमस, कौन सा शहर मशहूर है। हाउ क्रेजी, कितना पागल है। दिस इज द वेरी बॉय आई टॉट हिम, ये वही लड़का है जिसे मैंने पढ़ाया था। दूसरा सवाल ये है कि किसी नाउन से पहले आने वाला जो नो होता है, एन और नो, वो क्या कहलाएगा, उसको हम ग्रामर के हिसाब से क्या कहेंगे। आज आपने पढ़ लिया है तो नोट्स वगैरह देख लें अच्छे से, उसमें आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाबात दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी बना रखी है और उसमें जवाबात लिख रखा है तो आप अपनी कॉपी को मिला सकते हैं मुनासिब जवाबात से कि आपने सही लिखा है या फिर गलत। स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।